चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम बिल्कुल फ्रेश और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत के खनिज संसाधन या फिर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं एक दो किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण भी टॉपिक है, तो ध्यान से आप इसको पढ़ना। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा बहुत बड़ा पोर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो भी बच्चे नए हैं। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है, या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हमने पढ़ लिया है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमने एक बड़ा फिजिकल पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का कवर किया है, जिसमें हमने 6 लेक्चर कंप्लीट किए थे, है ना। इसमें हमने हिमालय को पढ़ा, नदर्न प्लेन को पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ा, कोस्टल प्लेन को पढ़ा, जो भारत के आइलैंड है उनको पढ़ा, और जो डेजर्ट रीजन है भारत का, थार मरुस्थल, इसको भी हमने स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, जिसके अंतर्गत जितनी भी भारत की नदियां हैं, चाहे वो हिमालयी नदियां हो या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो, इन सभी नदियों को भी हमने स्टडी किया, है ना। इसके अलावा भारत की झीलें, भारत के जलप्रपात, भारत की नदी घाटी परियोजनाएं, इन सभी टॉपिक को भी हमने स्टडी किया। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। और लास्ट टॉपिक जो हमारा था सॉइल्स से रिलेटेड, या फिर भारत की जो मिट्टियां हैं, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। मृदा अपरदन को भी समझा, है ना, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय भी हमने समझे। तो ये सारे टॉपिक जो मेन टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के, ये हो चुके हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका नाम है भारत के खनिज संसाधन या फिर मिनरल रिसोर्सेज। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खनिज संसाधन की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, है ना। दो शब्द आपको इसमें दिख रहे होंगे, एक तो खनिज और एक संसाधन। तो सबसे पहले इनकी मीनिंग जानना जरूरी है कि आखिर खनिज संसाधन होते क्या हैं, मिनरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर खनिज क्या होता है। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी होती है बच्चों, यहाँ पर आपको अर्थ दिख रही होगी, है ना, अर्थ। तो हमारी पृथ्वी का जो ये ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी लेयर है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। आप देख रहे होंगे ना, ये ऊपरी लेयर जो है, तो इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इस प्रकार से मैं बताऊं, क्रस्ट होता है, बीच वाला मेंटल होता है, और नीचे वाला कोर होता है। ये 3 लेयर होती हैं हमारी अर्थ में। ठीक है, तो जो ये बच्चों ऊपर वाली लेयर है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनी है, एलिमेंट से मिलकर के बनी है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से तत्व हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सारे एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। तो हमारी जो भूपर्पटी है या फिर हमारी जो क्रस्ट है, इन्हीं तत्वों और एलिमेंट से मिलकर के बनी है। ठीक है, अब यही तत्व क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, दो जो एलिमेंट होते हैं, दो जो तत्व होते हैं, आपस में रासायनिक अभिक्रियाएं करके यौगिक बनाते हैं, और इन्हीं तत्वों और यौगिकों के, या फिर इन्हीं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के सम्मिलित स्वरूप को हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, या फिर खनिज संसाधन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। संसाधन का मतलब क्या होता है, इसको भी जरा समझ लीजिए। संसाधन क्या होते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जिसका प्रयोग करके मनुष्य उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल खनिज हो गए, तो खनिजों से क्या करते हैं? इससे हम धातुएं और अधातुएं प्राप्त करते हैं। धातुओं से ज्वेलरी बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी जगह काम आते हैं। अधातुओं में जैसे चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, भवन निर्माण सामग्रियां बनाई जाती हैं, इमारतें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं संसाधन है मनुष्य के लिए। इसका उपयोग करके मनुष्य क्या करता है? अपनी जरूरतों को प्राप्त करता है या फिर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? खनिज संसाधन बोलते हैं। तो जो चीज मैंने आपको समझाई है, यहां पर लिखी हुई है, देखिए। पृथ्वी के भूपर्पटी या फिर क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहा जाता है। इनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। इन्हें भूमि से खनन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। इनका एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण होता है, तथा मनुष्यों के लिए एक संसाधन है। ठीक है, क्या लिखा है? क्या अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं भूपर्पटी में, तत्व पाए जाते हैं। यही तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और इन्हीं तत्वों और यौगिकों को क्या बोलते हैं? इन्हीं तत्वों और यौगिकों को खनिज बोलते हैं। ठीक है, जो कि मनुष्य के लिए एक संसाधन है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि आखिर खनिज संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, इसको भी जरा एक बार आप देख लीजिए। जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, कोल हो गया, लोहा हो गया, आयरन जिसको हम बोलते हैं, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज ही बोलते हैं, तांबा, कॉपर बोलते हैं, अभ्रक, माइका बोलते हैं, बॉक्साइट,
जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। इससे क्या प्राप्त करते हैं हम? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक धातु है। चूना हो गया, लाइम जिसको हम बोलते हैं, जिंक हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया, चीनी मिट्टी, स्लेट, एस्बेस्टस। इसके अलावा और भी बहुत सारी सैकड़ों धातुएं अधातुएं होती हैं। ये मैंने आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट लिखी हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं या फिर मिनरल बोलते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे खनिज क्या होते हैं, खनिज संसाधन क्या होते हैं, और खनिज आखिर कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा ये बनते कैसे हैं पृथ्वी के भूपरपटी में, या फिर इनका निर्माण कैसे होता है, ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए एक पॉइंट लिखा है, किसी भी चट्टान से खनिज शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता, बल्कि अयस्क के रूप में, ओर के रूप में, अयस्क को क्या बोलते हैं? ओर, है ना, ओर के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य तकनीकी का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको शुद्ध बनाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए लोहा निकालना है या फिर तांबा निकालना है ना, या फिर एल्यूमिनियम निकालना है, तो डायरेक्ट आप पृथ्वी की भूपर पट्टी से इन चीजों को निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होता है, हर एक जो खनिज होता है या फिर हर एक जो धातु अधातु होती है ना, हर एक जो धातु अधातु होती है, मेटल और नॉन मेटल होती है ना, धातु या फिर अधातु होती है, इनके क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए लोहा है ना, लोहा एक धातु है ना, आयरन एक धातु है। तो ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के गर्भ से डायरेक्ट आपने लोहा निकाल लिया, नहीं, पहले आपको इसका अयस्क मिलेगा। अयस्क, है ना, अयस्क मतलब ओर। अब लोहे के अयस्क का भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। हेवेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है ना, 4 अयस्क होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोहे का अयस्क निकालेंगे। मान लीजिए आपने पृथ्वी के गर्भ से ये चट्टान के रूप में एक लोहे के अयस्क निकाल लिए, ठीक है, अयस्क निकाला। अब तकनीकी का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके इस आयरन ओर से आप क्या निकालेंगे? लोहा निकालेंगे। लोहा निकालेगा, है ना। अब इसमें और क्या क्या निकलेगा? अब इसमें आपको अशुद्धियां भी मिलेंगी बहुत सारी, ठीक है, अशुद्धियां भी मिलेंगी। कुछ अन्य धातु भी मिल सकती हैं, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज जैसे कुछ धातुएं भी मिल सकती है जो लोहे की प्रकृति की होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इतना आपने एक चट्टान निकाली हो, अयस्क निकाला हो, और उससे आपको इतना लोहा मिला, ठीक है। अलग अलग, क्योंकि अलग अलग अयस्क होते हैं, उनमें लोहे की मात्रा अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि किसी लोहा अयस्क से 70% निकलता है, किसी से 50 निकलता है, किसी से 40 निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अयस्क निकलता है, और अयस्क को अपन शुद्ध करते हैं या फिर उसको रिफाइन करते हैं, उसके बाद ही उससे वो धातु निकाली जाती है, ठीक है। तो यही लिखा है, किसी भी चट्टान में खनिज शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता, बल्कि अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, और तकनीकी का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको शुद्ध करते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो, खनिज संसाधन की बात कर लेते हैं। तो भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न देश है ना। मतलब भारत में यदि आप देखेंगे तो लगभग 100 के आसपास प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न देश है। इसका रीजन क्या है? भारत में आप देखेंगे तो हर प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेंगी। यदि मैं भारत में यहाँ पर मैप बनाऊं बच्चों, यहाँ पर छोटा सा एक मैप बनाऊं यदि मैं इंडिया का, इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, ये भारत का छोटा सा मैंने मैप बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हिमालय में नवीन चट्टानें आपको मिलेंगी, है ना, नवीन बलित पर्वत है। यहाँ पर आप देखोगे मैदानी रीजन में कुछ अलग प्रकार की चट्टानें मिलेंगी। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें कुछ चट्टानें जो हैं वो आर्कियन प्रकार की चट्टानें, मतलब पेंजिया के टाइम पे जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस टाइम पे जो चट्टानें थी, उस टाइम की कुछ चट्टानें देखने को मिलती हैं, है ना। इसके अलावा उनका कुछ रूपांतरण हो गया है, तो कुछ अन्य चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। तो लगभग सारे प्रकार की चट्टानें हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। यही रीजन है कि जो हमारा भारत है खनिज संसाधन में काफी ज्यादा संपन्न है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोयला भी मिलेगा, लोहा भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा, सोना भी मिलेगा, डायमंड भी मिलेगा, कोयला भी मिलेगा, हर प्रकार के खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं खनन, क्योंकि कोई भी आप जब खनिज या फिर धातु धातु प्राप्त करते हैं तो उसके लिए खनन करना पड़ता है। खनन मतलब क्या होता है? गहराई में आपको खोदना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको क्या मैक्सिमम धातुएं मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कोयले की खानें होती हैं बहुत गहरी गहरी, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, पृथ्वी के गर्भ में खुदाई करनी पड़ती है, खनन करना पड़ता है, उसके बाद ही क्या होता है, कोई धातु मिलती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइनिंग, ठीक है। तो कोई भी धातु अधातु प्राप्त करने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है, खनन करना पड़ता है, ठीक है। जब गहराई में खोदकर कोई भी खनिज निकाला जाता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? माइनिंग या फिर खनन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोयले की खदानें होती हैं गहरी गहरी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक होता है उत्खनन, की ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी जो लेयर होती है, उसको क्षैतिज रूप से जब हम उसका
खनन करते हैं या फिर उत्खनन करते हैं, मतलब देखिए एक तो होता है ऐसा, इसको आप ऐसा समझिए जैसे ये भूभाग है, ठीक है, ये कोई भूभाग है, ठीक है, ये एक भूभाग है। तो एक तो आपने क्या किया, इसमें गहराई में खुदाई की है, गहराई में खुदाई करके यहां से कोई धातु धातु निकाली, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे खनन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे माइनिंग, है ना, इसको हम बोलेंगे माइनिंग। और एक तो क्या हुआ, इसका आपने पैरेलल रूप से यहाँ पर खुदाई की, पैरेलल रूप से खुदाई की, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कोई शहर मिला पुराना, जो कि नीचे जमा हुआ था, नीचे के लेयर में था, है ना, तो इसको हम बोलेंगे उत्खनन। क्या बोलेंगे, उत्खनन। जैसे आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया गया, ठीक है, तो ऊपरी लेयर को जब हम निकालते हैं, उसके बाद जब कोई चीज हमें प्राप्त होती है तो उसको हम बोलते हैं उत्खनन। फॉर एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन, तो ये बात आपको याद रखना है। एक्सकेवेशन इसको हम बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं माइनिंग, ठीक है, तो इनमें भी थोड़ा सा आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जब हम प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी स्टडी कर रहे थे उस टाइम भी हमने ये पॉइंट देखा था, ठीक है, कि भारत में जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये सर्वाधिक किन प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो भारत में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं बच्चों, कौन सी, धारवाड़ रॉक्स हैं, या फिर धारवाड़ प्रकार की जो चट्टानें हैं भारत में कहां पर पाई जाती हैं, कर्नाटक राज्य है बच्चों, दक्षिण भारत का एक राज्य है ना, साउथ इंडिया का या फिर दक्षिण भारत का एक राज्य है कर्नाटक। यहां पर सर्वप्रथम धारवाड़ प्रकार की चट्टानें खोजी गई थी, है ना, इनका नाम धारवाड़ चट्टानें कैसे पड़ा, धारवाड़ नाम का एक जिला है कर्नाटक में, चूंकि सर्वप्रथम ये चट्टानें इसी जिले में खोजी गई थी या फिर इसी स्थान में खोजी गई थी, तो इसी जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम धारवाड़ चट्टानें रख दिया गया। दूसरी बात ये बनती कैसे है, तो जो आर्कियन प्रकार की चट्टानें होती है ना, आर्कियन रॉक्स होती हैं, तो आर्कियन रॉक्स के ही अपक्षय अपर्दन से, आर्कियन रॉक्स कौन सी रॉक्स हैं, सबसे पुरानी रॉक्स है बच्चों, है ना, सबसे पुरानी रॉक्स हैं। जब आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी उस समय क्या थी, आग का गोला थी। धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी ठंडी होना स्टार्ट हुई, और उस समय जो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो उन्हीं चट्टानों को बोलते थे आर्कियन चट्टानें, है ना। आपको पता होगा प्रायद्वीपीय भारत पेंजिया का रूप, पेंजिया का ही हिस्सा था आज से करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है। तो इन्हीं आर्कियन रॉक्स के अपक्षय अपरदन के बाद वेदरिंग और इरोजन के पश्चात धारवाड़ रॉक्स का निर्माण हुआ है। और जो ये धारवाड़ रॉक्स होती हैं बच्चों, ये धात्विक खनिज के लिए या फिर मेटलिक मिनरल्स के लिए काफी ज्यादा रिच होती हैं, काफी ज्यादा संपन्न होती हैं। तो याद रखना है कि भारत में धारवाड़ प्रकार की जो चट्टानें हैं, ये मेटलिक मिनरल्स के लिए या फिर धात्विक खनिजों के लिए काफी ज्यादा संपन्न होती हैं। एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है, ठीक है। कहां पाई जाती है, बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है, लेकिन इनका जो नामकरण हुआ है वो कहां से हुआ है, तो धारवाड़ जिला है कर्नाटक का, चूंकि सर्वप्रथम यहां पर खोजी गई थी, तो यहां से ही इनका नामकरण किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए खनिज भूपटल पर अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, तो ये हमने पॉइंट डिस्कस ही कर लिया, ठीक है। भारत में खनिजों का उत्पादन व भंडारण से संबंधित जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं प्रतिवर्ष, है ना, मतलब कि कौन से खनिज का उत्पादन कितना हुआ, है ना, कभी किसी का कम होता है, कभी किसी का ज्यादा हुआ है, किस राज्य में कितना भंडारण है, किसमें कितना उत्पादन हो रहा है, तो इसके जो आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं या फिर प्रकाशित किए जाते हैं, वो भारतीय खनन ब्यूरो या फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है, के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। इंडियन मिनरल बुक में, इंडियन मिनरल ईयर बुक प्रकाशित होती है, तो इसमें ही भारतीय खनन ब्यूरो ये आंकड़े प्रकाशित करता है। आपको याद रखना है भारत में लगभग 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 95 प्रकार के लगभग भारत में मिनरल्स पाए जाते हैं या फिर खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अन्य पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली बच्चों कि आखिर खनिज होते क्या हैं, ठीक है, कैसे ये बनते हैं, खनन क्या होता है, खाने क्या होती हैं, मेटलिक मिनरल सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हमने खनिजों के बारे में डिस्कस की, आपको एक बेसिक समझ इसके बारे में हुई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण के बारे में या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, ठीक है।
तो खनिजों के यदि हम वर्गीकरण की बात करेंगे, इसका यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो तीन प्रकार के बच्चों हमें खनिज देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं धात्विक खनिज या फिर मेटेलिक मिनरल्स, एक होते हैं अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और एक होते हैं ऊर्जा खनिज या फिर जिनको हम बोलते हैं एनर्जी मिनरल्स। बात समझ में आ गई? धात्विक खनिज मतलब जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, लोहा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, इसके अलावा एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, ठीक है, ये सभी जो होती हैं धातुएं होती हैं, तो इनको हम बोलेंगे धात्विक खनिज। मतलब ऐसे खनिज जिससे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं उनको हम धात्विक खनिज या फिर मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। एक होते हैं अधात्विक खनिज, चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये अधात्विक खनिज होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप देखेंगे भवन निर्माण वगैरह सामग्री इनसे बनाई जाती है। ऊर्जा खनिज की बात करेंगे तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गई, है ना, प्राकृतिक गैस वगैरह हो गई, तो ये सब एनर्जी मिनरल्स या फिर ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नॉर्मली तीन प्रकार के ये खनिज होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनके अंदर हम चलते हैं, तो यदि हम धात्विक खनिज की बात करें तो वे खनिज पदार्थ जिनमें धातुओं के अंशों की प्रधानता होती है, मतलब ऐसा खनिज जिससे धातुओं का निष्कासन किया जाता है या फिर जिनसे धातुएं बनाई जाती हैं, जिनका प्रयोग करके उनको हम धात्विक खनिज या फिर मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं, आपको याद रखना है। ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातुओं के अंश नहीं पाए जाते और भंगुर प्रकृति के होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अधात्विक खनिज बोलते हैं। अब देखिए ये कैसे होते हैं बच्चों? धात्विक खनिज आपको लचीले देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि इनसे मेटल निकल रही हैं। तो मेटल जो धातुएं होती हैं आप देखते होंगे कि लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। यदि आप उनको हथौड़े से उन पर वार करेंगे, उनको पीटेंगे, तो वो अपना शेप चेंज कर लेंगी। जबकि अधात्विक खनिज क्या होते हैं? ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। यदि आप इनको हथौड़े से पीटेंगे, उन पर वार करेंगे, तो वो टूट फूट जाएंगे, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ठीक है। तो धात्विक खनिजों की एक और गुण क्या होता है कि ये लचीली प्रकृति के होते हैं और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा खनिजों की यदि हम बात करेंगे तो इन खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस आती है और इनसे एनर्जी, एक प्रकार के फ्यूल होते हैं ये, ठीक है। इनसे हम क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखिए ये लचीले होते हैं, भंगुर प्रकृति के नहीं होते। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं उनमें धात्विक खनिज या फिर मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सोना हो गया, बॉक्साइड हो गया, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब मेटेलिक मिनरल्स हैं। जबकि जो अधात्विक खनिज है अवसादी प्रकार की चट्टानों में या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। चूना पत्थर, एस्बेस्टास, बलुआ पत्थर, नाइट्रोजन, पोटास, अभ्रक, जिप्सम वगैरह जो ये होते हैं ये अधात्विक खनिज होते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी एनर्जी खनिज होते हैं, एनर्जी मिनरल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ईंधन होते हैं, फ्यूल होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, कोयला पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें मेटेलिक मिनरल्स, सॉरी, एनर्जी वाले फ्यूल होते हैं। अवसादी और आग्नेय दोनों प्रकार की चट्टानों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण याद रखना है। तीन प्रकार के धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के खनिज आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जो धात्विक खनिज या फिर मेटेलिक मिनरल्स का हमने क्लासिफिकेशन किया था, तो इसके अंतर्गत भी हम मेटेलिक मिनरल्स को या फिर धात्विक खनिज को दो प्रकार से यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं लौह धात्विक खनिज और एक होते हैं अलौह धात्विक खनिज। अभी हमने क्या पढ़ा था? धात्विक खनिजों में जिनमें लोहे, सॉरी, जिसमें हम मतलब जिसमें धातुएं पाई जाती हैं उनको हम धात्विक खनिज बोलते हैं, ठीक है, धातुओं के अंश होते हैं। तो धात्विक खनिजों का यदि आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको भी हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक तो लौह धात्विक खनिज और एक होते हैं अलौह धात्विक खनिज, ठीक है। तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, जिन धातुओं में लोहे के अंश पाए जाते हैं उनको हम लौह धात्विक खनिज बोलते हैं, और जिन धातुओं में लोहे के अंश नहीं पाए जाते उनको हम अलौह धात्विक खनिज बोलते हैं। तो ये अंतर भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऐसे खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, ठीक है, आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लौह धात्विक खनिज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लोहे में तो पाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। मैग्नीज हमेशा आप देखेंगे, लोहे का अयस्क जब भी निकाला जाएगा तो उसके साथ मैग्नीज भी हमेशा देखा जाएगा। क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, टंगस्टन हो गया, मेलिब्लेडन हो गया, बोरान, बॉक्साइड, वेलेनियम, वेनेडियम,
क्रोमाइट, पायराइट आदि। ये सभी जो है अयस्क आपको दिख रहे हैं या फिर खनिज दिख रहे हैं, ये लौह धात्विक खनिज हैं। इसके अलावा अलौह धात्विक खनिज मतलब जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। तो सोना हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, इसमें लोहा नहीं पाया जाता या फिर इसके अंश नहीं पाए जाते। चांदी हो गया, सीसा हो गया, जस्ता, मैग्नीज, लेड, जिंक, बॉक्साइट। तो ये सभी जो है ये क्या है, अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, तो ये खनिजों का वर्गीकरण भी आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि साइंस वगैरह में भी आप इनको चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से यहाँ पर स्टडी करना है ज्यादा, हमें साइंस में यहाँ पर केमिस्ट्री में नहीं घुसना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स जो हमने 3 भागों में किया, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, इसके अलावा धात्विक खनिज को भी 2 प्रकार से हमने पढ़ा, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। एक और प्रकार के खनिज होते हैं जिनको हम बोलते हैं बहुमूल्य धात्विक खनिज या फिर जो प्रीसियस मेटलिक मिनरल्स होते हैं। ये आपको पता होगा, जो कि काफी मार्केट में आप लेने जाएंगे तो काफी महंगे आपको मिलेंगे। ये काफी बहुमूल्य होते हैं, ज्वेलरी के रूप में भी बहुत सारे यूज होते हैं। तो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेनियम हो गया। तो ये सभी जो बच्चों धातुएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बहुमूल्य धात्विक खनिज। ठीक है, इनमें कभी जंग नहीं लगती। इनकी विशेषता ये होती है, खनिज बहुत ही मूल्यवान होते हैं, काफी महंगे होते हैं और बहुत ही चमकीले होते हैं। ठीक है, शाइनिंग शाइनी होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये सभी बहुमूल्य खनिज है। सोना और चांदी के बारे में तो आपको पता होगा, प्लेटिनम और पैलेनियम के बारे में भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, बताओ। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिक चीजें हमने यहाँ पर स्टडी कर ली कि आखिर खनिज क्या होते हैं, है ना, खनिज बनते कैसे हैं, इनका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, खनन क्या होता है, खाने क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने खनिजों के बारे में स्टडी कर ली। अब एक एक करके हम जो प्रमुख प्रमुख खनिज जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइड हो गया, सोना, तांबा, जिंक, लेड, है ना, प्रमुख प्रमुख जितने भी मिनरल्स हैं इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए, अब एक एक करके हम खनिजों को स्टडी करते हैं और इस क्रम में सबसे पहले जो खनिज है वो है कोयला। ठीक है, तो कोयले या फिर इसको हम बोलते हैं कोल, कोल को हम स्टडी करते हैं। इसका सबसे पहले देख लीजिए निर्माण कब हुआ है। ठीक है, किस पीरियड में, किस काल में इसका निर्माण हुआ है। तो कार्बोनिफेरस पीरियड था। ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड से लेकर के टेरिसरी पीरियड जो था, इसके बीच में कोयले का या फिर कोयले का फॉर्मेशन हुआ है या फिर निर्माण हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, और कैसे हुआ है बच्चों, कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या था, बहुत सारे भ्रंशों का निर्माण हुआ, है ना, पृथ्वी पर उथल पुथल मची हुई थी। तो उस समय जो भी वनस्पति थी, है ना, जो भी उस समय वनस्पति थी, वेजिटेशंस वगैरह थी, तो वो पृथ्वी के गर्भ में नीचे दब गई। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप ही करोड़ों वर्षों में ये वनस्पति वर्तमान में कोयले के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, एक जीवाश्म खनिज है। ये कैसा है, जीवाश्म खनिज है। ठीक है, याद रखना है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, मतलब वनस्पतियों से ही बना है, वनस्पतियों के ही करोड़ों वर्षों में जब वो पृथ्वी के गर्भ के अंदर दबा रहा, तो उसके ही रूपांतरण के पश्चात वो हमें वर्तमान में कोयले के रूप में प्राप्त होता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में होता है, आपको पता है ना। अभी कोयला वो लकड़ी कोयला नहीं है ना, ऐसा नहीं समझना कि जो आप घर में चूल्हा वगैरह यूज होता है तो लकड़ी के जलने के बाद जो कोयला प्राप्त होता है तो ये वही कोयला है। वो भी एक प्रकार का कोयला होता है, लेकिन उसकी क्या कैटेगरी बहुत लो होती है ना, बहुत निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। अभी हम सब पढ़ेंगे इनकी कौन कौन से प्रकार के कोयले होते हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये कोयला होता है, ये पत्थर कोयला होता है और खदानों से हमें प्राप्त होता है। अभी हम इनकी विशेषता एक एक करके पढ़ेंगे। भारत में मुख्यतः विटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। अब जो कोयला भी होता है ना बच्चों, तो इनके टाइप होते हैं, जैसा कि
एंथ्रेसाइट हो गया, है ना, एंथ्रेसाइट कोयला हो गया, ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे हाई क्वालिटी का। अब क्वालिटी का मतलब क्या है, आपके मन में कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर क्वालिटी से मतलब क्या है, कोयला तो कोयला है। तो चार टाइप होते हैं कोल के, एंथ्रेसाइट हो गया, है ना, बिटुमिनस हो गया, बिटुमिनस हो गया, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है लिग्नाइट, है ना, एक हो गया पीट, एक हो गया पीट। ठीक है, तो ये चार प्रकार के कोयले होते हैं। तो ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर प्रकार के मतलब क्या है, कोयला तो कोयला है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंथ्रेसाइट होता है ये सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, बिटुमिनस उससे थोड़ा सा निम्न क्वालिटी का होता है, लिग्नाइट इससे और निम्न क्वालिटी का होता है, और पीट इससे थोड़ा और निम्न क्वालिटी का होता है, पर सबसे लो क्वालिटी का होता है पीट कोयला, है ना, जैसे लकड़ी कोयला होता है उस प्रकार का पीट कोयला होता है। ठीक है, अब क्वालिटी से मतलब ये है कि बच्चों जो जितना अच्छा कोयला होगा उसमें कार्बन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, है ना। कार्बन की मात्रा ज्यादा होने से मतलब है कि जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा उतनी ज्यादा वो हीट देगा, उतनी ज्यादा वो हीट देगा, उतना ही कम वो प्रदूषण करेगा, उतनी ही कम उसमें नमी होगी। ठीक है, तो याद रखना कार्बन की मात्रा जिसमें जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अच्छी कैटेगरी का वो कोयला होगा। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का या फिर कैटेगरी का कोयला होता है। आगे हम अभी इनको डिस्कस करेंगे। और सबसे ज्यादा सेकंड कैटेगरी का जो बिटुमिनस होता है, भारत में यही कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 18वीं शताब्दी में स्टीम इंजन में प्रयोग कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में तो बहुत सारे ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जिससे हम ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जल विद्युत ऊर्जा, है ना, जल विद्युत ऊर्जा हम बनाते हैं, जल का प्रयोग करके विद्युत का निर्माण करते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां होती हैं तो उससे हम ऊर्जा बनाते हैं। बायोमास ऊर्जा हो गई, बहुत अत्याधुनिक तकनीकें आ गई हैं, परमाणु ऊर्जा हो गई। लेकिन आज से पहले 18वीं शताब्दी के आसपास या फिर उससे पहले सिर्फ कोल या फिर कोयला ही एकमात्र संसाधन होता था एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली को बनाने के लिए। और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती थी, जो ट्रेनें होती थी, जो कुछ भी जिनमें भी बिजली की आवश्यकता होती थी, तो उसमें कोयले का ही प्रयोग करके बिजली को या फिर एनर्जी को उत्पादित किया जाता था। ठीक है, तो याद रखना है 18वीं शताब्दी में स्टीम इंजन के प्रयोग में और इंडस्ट्रीज वगैरह में कोयला ही एक प्रमुख स्रोत था। और 20वीं शताब्दी तक भी 90% ऊर्जा का जो क्षेत्र था, ऊर्जा का क्षेत्र से मतलब क्या है, यही सब इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रेन वगैरह हो गई, जो इनमें बिजली की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कोयले से ही उसमें आती थी। कोयले का मतलब क्या है, देखिए कोयले से क्या होता है कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, ताप विद्युत केंद्र होते हैं, आपको पता होगा ताप विद्युत केंद्र होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं। इसमें क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है बच्चों, कोयले का यूज करके, है ना, जो कोल होता है या फिर कोयला होता है, इसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कैसे किया जाता है, कोयले को चूर्ण बनाया जाता है, उसको हीट में गर्म किया जाता है, फिर पानी के साथ कांटेक्ट करके स्टीम बनाई जाती है, और स्टीम से क्या करते हैं, टरबाइन घुमाई जाती है, और उससे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वर्तमान में भी आप देखेंगे पूरे विश्व में लगभग 60% जो वर्तमान समय में इतने टेक्नोलॉजी के बाद भी, इतना ज्यादा विकास होने के बाद भी, लगभग 60% जो डिपेंडेंसी है अभी भी हमारी कोयले पर ही है, पावर को लेकर के। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा बिजली बनाई जाती है कोयले का यूज करके। और 20वीं शताब्दी तक भी 90% जो ऊर्जा का क्षेत्र कवर करता था वो कोयला ही करता था। इस कारण से इसको उद्योग की रोटी की संज्ञा भी दी गई थी, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है, तो कोयले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 20वीं शताब्दी तक 90% जो पावर या फिर ऊर्जा या फिर एनर्जी क्षेत्र कवर करता था वो कोयला ही करता था। ठीक है, वर्तमान में 67% जो व्यवसायिक ऊर्जा है ये कोयले से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भी लगभग 60% के आसपास इस पर डिपेंडेंसी है। इसके अलावा इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी इसको हम कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। काला सोना भी हम इसको बोलते हैं। इसके टाइप की बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे, तो ताप विद्युत केंद्रों में इसका प्रयोग होता है, लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग होता है, सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग होता है। कहां कहां, ताप विद्युत केंद्रों में इसका प्रयोग होता है, लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग होता है, और सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है।
देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 प्रकार के कोयले होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का, इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। बिटुमिनस सेकंड कैटेगरी का, जो कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लिग्नाइट पीला कोयला, इसको हम बोलते हैं ब्राउन कोयला बोलते हैं इसको हम, ठीक है। थर्ड क्वालिटी का होता है। पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी होता है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट है। तो आखिर हम इसको अच्छी क्वालिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है ना। जब इसको आप यूज करेंगे, इसको आप जलाएंगे, तो इससे आपको हीट भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, हीट ज्यादा मिलेगी। इसमें आपको अशुद्धियां कम मिलेंगी, है ना। अशुद्धियां कम मिलेंगी तो क्या होगा? धुआं कम होगा, है ना। धुआं कम होगा, प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा इसमें नमी भी कम होगी। ठीक है, तो ये गुण होता है। तो कार्बन की जितनी ज्यादा मात्रा होगी वो उतनी अच्छी क्वालिटी का कोल होगा या फिर कोयला होगा। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट की बात कर लेते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। लगभग 80 से 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, देखिए सबसे उच्च गुणवत्ता होता है, अधिक ताप देता है, धुआं कम होता है, अशुद्धियां कम होती हैं। ठीक है, कहाँ यूज होता है? तो लौह इस्पात उद्योग में, आयरन और इंडस्ट्री में। ठीक है, गलाने में, लोहे को गलाने में इसका यूज होता है। इंडस्ट्री में यूज होता है इसका, तो याद याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा बिटुमिनस कोयला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट की बात करेंगे तो बच्चों भारत में बहुत न्यूनतम पाया जाता है या फिर भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जबकि बिटुमिनस भारत में लगभग जो 90 से 95% कोयला भारत में पाया जाता है, लगभग 98% भी बोल सकते हैं, वो बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला पाया जाता है, जो कि सेकंड कैटेगरी का कोयला होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80% तक लगभग होती है। कितनी होती है? बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 55 से 80% के आसपास होती है। यह कोयला जमीन से अधिक गहराई पर पाया जाता है। इसमें इसकी नमी समाप्त हो जाती है, आपको याद रखना है। द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसको हम ब्लैक कोयला या फिर काला कोयला भी बोलते हैं ना। अब ये अलग अलग जो आयरन ओर हैं, ठीक है, सॉरी आयरन ओर बोल रहा हूं, जो कोल के ये ओर हैं, अयस्क हैं, तो ये इनका कलर भी अलग अलग होता है। ठीक है, कोई बिल्कुल काला होता है, जो कोई हल्का काला होता है, कोई ब्राउन टाइप का होता है। ठीक है, तो जो पूरा ब्लैक होता है वो होता है बिटुमिनस कोयला। तो याद रखना, इसको हम काला कोयला भी बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये कोयला पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि भारत का जो मैक्सिमम कोयला है, 95% कोयला है, वो बिटुमिनस प्रकार का है। और ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। याद रखिएगा, भारत में कोयले के उत्पादन में विश्व के में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, विश्व में कोयले के सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। ठीक है, विश्व में यदि आप बात करेंगे कोयले में, तो पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे में भारत आता है। हम एक्सपोर्ट वगैरह भी काफी ज्यादा करते हैं इसका। ठीक है, निर्यात भी करते हैं। तीसरे पर अमेरिका आता है। अगला है लिग्नाइट कोयला। तो कार्बन की मात्रा इसमें 45 से 55% तक होती है लिग्नाइट कोयले में। ठीक है, भूरे कलर का ये कोयला होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से ब्राउन
कलर का कोयला कौन सा होता है या फिर भूरा कोयला कौन सा होता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी बोलते हैं या फिर भूरा भूरा कलर होता है। थर्ड कैटेगरी का कोयला है, तृतीय श्रेणी का ये कोयला कोयला होता है। ठीक है, उपयोग कहाँ होता है इसका, तो ताप विद्युत संयंत्र में, मैंने अभी बताया था, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, औद्योगिक ईंधन के रूप में भी इसका यूज होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, पीट कोयले की बात करेंगे तो कार्बन की मात्रा इसमें 40% से कम होती है, सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला ये होता है। ठीक है, इसको यदि आप यूज करेंगे तो इसमें धुआं, जलवाष्प, ये सभी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगी, है ना, और अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है ये। इसके अलावा इस कोयले का, ये कोयले के निर्माण का प्रथम चरण है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेज है। मतलब देखिए, पृथ्वी के गर्भ में जब ये कोयला दबा रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले पीट बनेगा। ठीक है, फिर पीट ही जब लाखों वर्षों दबा रहेगा तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट में। ठीक है, जब लिग्नाइट लाखों वर्ष दबा रहेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिग्नाइट लिग्नाइट हो जाएगा बिटुमिनस में। किसमें हो जाएगा, बिटुमिनस में। बिटुमिनस जब करोड़ों वर्ष दबा रहेगा तो यह एंथ्रेसाइट में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ इसमें चेंज आता है। ठीक है, तो पीट कोयला ही आज से लाखों वर्षों बाद लिग्नाइट में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही ये कोयला बनता है, याद रखना है। कोयले की वितरण की बात कर लेते हैं, तो कोयला कहां कहां पाया जाता है, तो याद रखना है, दो प्रकार की चट्टानों में भारत में पाया जाता है। एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बिटुमिनस पाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, बिटुमिनस जो कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है 95 से 98%, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और ट्रिसरी क्रम की चट्टानों में कौन सा कोयला पाया जाता है, ये पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, जो लिग्नाइट कोयला है लिग्नाइट कोयला है, ये ट्रिसरी क्रम की चट्टानों में भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए, जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इसमें गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस पीरियड, जो कि आज से करीब 570 से लेकर के 37 मिलियन वर्ष पूर्व बना था। तो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में ये पाया जाता है। और बिटुमिनस प्रकार का ये कोयला है। 95 से 97% जो भारत में कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला पाया जाता है, याद रखना है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड में बना था। जो टिर्सरी प्रकार की चट्टान है, तो अलीगोशीन काल 15 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व ये बना था। ठीक है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, लगभग 2% ये पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट बिल्कुल ना के बराबर भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। भंडारण की बात करेंगे तो भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो झारखंड प्रथम पर है, द्वितीय पर उड़ीसा है और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। अब देखिए, दो प्रकार से आपको यहां पर पढ़ना है, एक तो भंडारण और एक तो उत्पादन। भंडारण मतलब क्या है, मान लो ये एक राज्य है और ये दो राज्य है, दूसरा राज्य। ठीक है, यहां पर मान लो 100, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, यहां पर 100 केजी का भंडारण है इस राज्य में, ए राज्य में। ठीक है, और ये बी राज्य है, यहां पर मान लो 70 केजी का भंडार है। ठीक है, ठीक है, अब भंडारण किस में ज्यादा हुआ, भंडार मतलब कोयले का भंडार किस में ज्यादा हुआ, ए में, और दूसरे में भंडारण कम है, इसमें 100 केजी है, इसमें 70 केजी है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये इससे 2 किलोग्राम ही प्रतिवर्ष कोयला निकल रहा है, ए राज्य से 2 केजी ही या फिर 2 किलोग्राम ही प्रतिवर्ष ये निकाल रहा है। जबकि ये क्या कर रहा है, ये 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष इसका उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि यदि आप भंडारण की बात करेंगे तो ए राज्य में ज्यादा कोयले का भंडारण है, बी में ऑब्वियस सी बात है कम है। लेकिन उत्पादन की बात करेंगे तो बी राज्य में भले ही भंडारण कम है लेकिन उत्पादन ये ज्यादा कर रहा है और ये कम कर रहा है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि जैसे भंडारण में देखेंगे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। पर जरूरी नहीं उत्पादन में भी झारखंड प्रथम हो, कई जगह हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। पर ये दोनों चीजें अलग अलग है, भंडारण अलग है, उत्पादन अलग है। तो ये भी थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो भंडारण की या फिर स्टोरेज की यदि आप बात करेंगे तो पहले नंबर पर आता है क्या, उड़ीसा राज्य आता है, सॉरी पहले नंबर पर झारखंड आता है। मतलब आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के आसपास का रीजन है, हमने पढ़ा है किसको हम भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन की संपन्नता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, भारत में कोयले का उत्पादन एवं खनन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की
कंपनी है, अर्थात सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, कोल इंडिया कंपनी, जो कि कोयले के उत्पादन और भंडारण खनन का कार्य करती है, ठीक है। स्थापना 1975 में इसकी हुई थी और एक महारत्न कंपनी है, आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आता है। अभी हमने देखा कि झारखंड राज्य जो है ये भंडारण में प्रथम है, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम है और झारखंड थर्ड नंबर पर है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना क्रमशः उत्पादन में प्रथम 5 स्टेट हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अलग यहां से एक और क्वेश्चन कहां से आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जगह हैं, कुछ जिले हैं जहां से कोयले का उत्पादन होता है। उड़ीसा की भी कुछ प्लेसेस होंगी जहां से इनका उत्पादन होता है, तो कई बार यहां से भी एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि बोकारो हो गया, ठीक है। जैसे उड़ीसा की बात करेंगे तो रानीगंज हो गया, वीरभूमि हो गया, ठीक है। यदि आप झारखंड की बात करेंगे तो झरिया हो गया, ठीक है, गोदावरी बेसिन हो गया, सिंगरैनी हो गया, तलचर हो गया। तो ये कोयले के क्षेत्र हैं अलग अलग राज्यों के, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य का है। यहां से कई बार क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा? फॉर एग्जाम्पल झरिया, पहली बात तो जाएगा झरिया जो है ना, ये किस खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है और किस राज्य में सिचुएटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि झरिया है, यहां से कोयले का उत्पादन होता है, कोयले के लिए जाना जाता है और झारखंड राज्य में, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें आ जाती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा मध्य प्रदेश में, यहाँ पर एक सिंगरौली है ना, पूर्वी मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, ठीक है। सिंगरौली जो कि कोयले के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर से कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयल गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला निकाला जाता है। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो इससे आपको ये नाम भी लिखे हुए हैं अलग अलग राज्य में कौन कौन से क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी देखिए सिंगरौली, उमरिया, नागपुर, चंद्रपुर, कोरबा, विश्रामपुर वगैरह। तो ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? तो इतनी चीजें हैं। आज हमने कोयले को स्टडी किया, कल के लेक्चर में हम लौह अयस्क को भी स्टडी करेंगे और बाकी बचे हुए मिनरल्स को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रहेंगे। क्लियर है सारी चीजें? जल्दी से बताओ, कोई डाउट किसी को? ठीक है, आज हमने समझा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है टॉपिक, है ना, तो बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें? कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लास को फिर हम एंड करते हैं ना, ठीक है। कल बचे हुए जितने भी अयस्क हैं, जैसे कि लोहा अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, बॉक्साइड हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, संगमरमर हो गया, जितने भी अन्य खनिज है उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चों को दिक्कत भी होती है। तो ध्यान से पढ़ना है आपको इस टॉपिक को, ठीक है। और बहुत जल्दी हमारी इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने वाली है, मेन टॉपिक हमने लगभग पढ़ लिए हैं, एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? क्लास को एंड करें। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, ओके।